मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम लोग अपने कुछ न्यूमेरिकल्स और लगा के देख लें कैसे कैसे न्यूमेरिकल लग रहे हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स भी आ रहे हैं, उसको भी मैं लगातार सॉल्व कर रहा हूँ। तो आज की क्लास में भी कुछ और न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, ठीक है। परहैप्स की ये लास्ट ही क्लास हो न्यूमेरिकल की, क्योंकि बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल है, आप लोग लगाते रहिएगा। डाउट्स वैसे भी डाउट क्लास एप्लीकेशन पर लेता हूँ, जो बच्चे पेड वाले क्लास में हैं, ठीक है। तो उसमें आके आप सॉल्व कर सकते हो। दूसरा एक चीज मैं एक विशेष बात बच्चों से कहना चाहता हूं, जब आप अपने क्वेश्चन भेजते हैं मुझे, सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा, देखिए, तो मैं पूछता हूं कि आपने लगाया तो क्या दिक्कत आई, पहली बात बताइए। जैसे देखिए, एक होता है कि पूरा न्यूमेरिकल समझाना, दूसरा टू द पॉइंट। पहली बात कि आपने लगाया तो क्या दिक्कत आई, दूसरा जवाब मैं पूछता हूं कि आपने जहां से क्वेश्चन लिया है वहां आंसर क्या दिया है। तो बच्चों के मन में यह आता है, कई बच्चों के, कि आप आंसर क्यों पूछ रहे हैं, आप लगाइए, बताता हूं क्यों पूछ रहा हूं। एक सरल एग्जांपल से मैंने बोला कि किसी क्वेश्चन का आंसर मेरा आया ये 20√3। अब इसका क्या मतलब है, अब इसका मतलब किसी का आंसर, यदि इसी का आंसर, जैसे मान लीजिए इसी का आंसर किसी का दे दिया, कितना, इसी का आंसर किसी का आया, कहा नहीं सर ये नहीं आया है, 34.64 आया है, ठीक है ना। ये न्यूटन में किसी का आंसर आया, किसी का ये आ गया, दोनों एक ही बात है, रूप बदले हैं। एक तरीका मैंने बताया। तो जब मैं ये निकाल के छोड़ूंगा तो बच्चा कहेगा ना ना ना, ये आंसर दिया ही नहीं था, आंसर तो ये दिया था, दोनों एक ही बात है। इसी तरीके से मान लीजिए किसी का आंसर किसी फॉर्मेट में, ये तो फिर भी आसान है, बच्चा समझ जाएगा। कई बार ऐसा होता है कि डिराइव फॉर्मूले के फॉर्मेट में आंसर देता है, तो उस समय जरूरी नहीं कि उसको एक ही रूप में रखा जाए। अब मान लीजिए यहां पर एक बात बताइए, साइन थीटा किसी चीज का आंसर है मान लीजिए, तो साइन थीटा को आप कुछ नहीं लिख सकते हैं, आप इसको ये नहीं लिख सकते हैं। कहने का मेरा ये सेंस है दोस्त, कि अलग अलग तरीके से ये बात इस बात के बराबर है, लेकिन जब तुम ये तो फिर भी समझ जाओगे, ये नहीं समझ पाओगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन पूछिए तो आप आंसर भी दीजिए, ताकि मैं आपको ये क्लियर कर सकूं कि जो आप आंसर चाह रहे हैं या जैसा दिया है वैसा आ जाए। वैसे एग्जाम में जब आप लगा रहे होंगे तो आप जिस भी फॉर्मेट में आंसर को छोड़ेंगे वो मान्य होगा उसके सिंपलेस्ट फॉर्मेट में, क्योंकि एक चीज को हम लोग कई रूपों में, कोई यहीं तक छोड़ देगा, कोई और संज्ञान होगा तो यहां तक ले जाएगा। तो मैं समझाने का मतलब क्या है, आप इसको किसी भी रूप तक ले जा सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो कृपया करके जब आप क्वेश्चन भेजते हैं तो या तो मैं जो लगाऊं वो मान लीजिएगा, मैं लगाऊं मान लीजिएगा, या तो वो आंसर भेजिएगा जो आप चाहते हो, तो हम उसको उस फॉर्मेट में ले आके छोड़ते हैं, देखते हैं कि बच्चा क्या चाहता है। तो उससे दिक्कत नहीं है, सोल्यूशन नहीं भेजना है आपको, केवल आप उसका जो आंसर दिया हुआ है ना, केवल वो भेजिए, ताकि आप भी सेटिस्फाई हो और हम भी आपको आप जो चाहते हैं वो दे पाए, ठीक है। चलिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन ये डाउट का ही लेते हैं, किसी का ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या दिक्कत है, मैं बता रहा हूं। बोला गया है कि एक गोला जिसका भार W है, दो चिकने समतलों पर, यानी एक गोला है जिसका भार W दो चिकने समतलों पर चित्र के अनुसार स्थिर अवस्था में है। स्थिर अवस्था में यानी ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में। बोला गया कि यह दोनों तल क्षैतिज से क्रमशः अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। ये जो तल हैं दोनों अल्फा और बीटा कोण बनाते हैं। तलों पर कार्यरत दाबों को ज्ञात कीजिए, यानी तलों पर कार्यरत दाब, दाब का मतलब होता है कि इस तलों पर, दाब का मतलब इस तल पर कुछ दाब डाल रहा होगा, और दाब का मतलब प्रतिक्रिया। देखो ये जितना दाब डालेगा उतना ही, यदि नहीं लगा तो ये स्थिर नहीं रहेगा, ये स्थिर है, इसका मतलब ये दाब इस प्रतिक्रिया के क्या है, ये प्रेशर P1 इस पर R1 के बराबर है, और इस पर प्रेशर जो P2 है वो किसके बराबर है, R2 के बराबर है। तो बिल्कुल इनका आंसर देखिए यहाँ पर दिया गया है, मैंने बोला कि आप आंसर के साथ भी दिया। देखिए इसका आंसर इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हालांकि बहुत कठिन नहीं दिया है, आसान आसान फॉर्मेट में दिया, तो हम लोग इसको आसानी से लगा सकते हैं इसको। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हम लोग सेम डायग्राम को बना लेंगे। कैसे बना लेंगे, तो भाई सिंपल अपने तरीके से इसी डायग्राम को बनाएंगे, बस थोड़ा सा छेड़छाड़ मैं करूंगा डायग्राम के साथ, सॉरी। मैं थोड़ा सा डायग्राम के साथ छेड़छाड़ करूंगा, तो परेशान मत होइएगा, ठीक है ना। छेड़छाड़ कैसे करूंगा, तो ये गोला ऐसे टिका हुआ था, एक तल हमने यहाँ पर ले लिया ऐसे, ठीक है ना, एक तल हमने यहाँ से इसको चिपकाते हुए यहाँ ले लिया, मान लीजिए, और एक तल हमने यहाँ पे
ऐसे रहिए, इन दोनों तलों पे ये जो सर्किल है अपना वो टिका हुआ है, ठीक है ना। एक का एंगल यहाँ पे, यहाँ वाला एंगल बताया है कि ये अल्फा है, दोनों बराबर होते तो बराबर, ये बराबर हो जरूरी नहीं है, और एक एंगल आपका क्या है, ये बीटा है, ठीक है ना, ये हमको बताया गया है। हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम लेकर के चलेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम आप समझते हैं, गोला है इस पर, तो अभी हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे। ये बन गया आपका। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसमें हम और क्या कर सकते हैं, अभी तो केवल इतना ही हमको डायग्राम में दिया गया था। अब क्या करें, तो भाई एक चीज है कि इसका जो वेट है गोले का, वो कहीं यहाँ पर काम करेगा, ये वेट कहीं गोले का इधर काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे चाहे उसमें उधर दिख रहा है, इसमें इधर दिख रहा है, उससे मतलब ही नहीं है, ये कहीं यहाँ पर काम कर रहा है, और इस वेट का वैल्यू है W, ठीक है। जाहिर सी बात है कि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं हमेशा तल के लंब रूप काम करती हैं। ये प्रतिक्रियाएं हमेशा, ध्यान रखिएगा, तल के लंबरूप काम करती हैं। यानी ये जो प्रतिक्रियाएं हैं, ये जो प्रतिक्रियाएं हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे है और दूसरी मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये कोई तल था ना, तो प्रतिक्रिया, ये मैं कई बार बता चुका हूं, प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन किसी तल के हमेशा लंब रूप काम करता है, क्लियर है। तो ये दोनों एंगल 90-90 होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा ये एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल अगर मैं आपसे पूछूं, अच्छा छोड़िए इससे भी जरूरी बात, मैं यदि आपसे पूछूं कि ये एंगल कितना होगा, ये, तो आप कहेंगे सर ये तो पूरा यहाँ से 90 डिग्री बनाएगा ये। अगर देखा जाए तो अगर इसको यहाँ पे शिफ्ट करते हैं, आप इसको ऐसे शिफ्ट करते हैं, तो मैं पूछूं कि ये तो इसके साथ इसका एंगल कितना है, इसको कहीं भी हटाएंगे बढ़ाएंगे, ये एंगल वही बनाएगा। तो मैं आपसे बोलूं ये एंगल कितना, देखो ये बीटा है, तो ये कितना होगा, ये 90 माइनस बीटा होगा। ये पिंक वाले की बात कर रहा हूं मैं, ये 90 माइनस बीटा होगा। और इसी तरीके से ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला, ये झुकाव जो होगा वो 90 माइनस अल्फा होगा, ठीक है ना। अगर आप इस छोटे त्रिभुज में ध्यान दें, इस त्रिभुज में, इसमें, इस वाले त्रिभुज में जरा ध्यान दीजिएगा, ये 90 है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा है, तो ये अल्फा होगा। और इसी तरीके से ये 90 है और ये 90 माइनस बीटा है, तो ये एंगल बीटा होगा, ठीक है। आपको पता चल गया कि ये दोनों के बीच में ये जो एक एंगल अल्फा है और एक बीटा है, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पे ये अल्फा ये बीटा है, तो जब ये अल्फा और ये बीटा है, अगर मैं एक पैरेलल तल और खींच दूं यहाँ पे, अगर आप ध्यान देंगे जरा, एक पैरेलल तल मैं यहाँ पर और खींच देता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा, ये आपको दिख रहा होगा एक पैरेलल तल, बड़ा हल्का है तो मैं कलर इसका कुछ डार्क सा रख लेता हूँ, चलिए ये देखता हूँ करके, थोड़ा सा डार्क आपको दिखा होगा, ये आपको दिख रहा होगा इस टाइम, ठीक है ना, ये एंगल दिख रहा होगा। अच्छा एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये और ये पैरेलल है दोनों, तो जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इस केस में ये एंगल कितना बचा, यहाँ वाला एंगल, ये वाला कितना बचा। तो आप एक चीज जानिएगा, यहाँ पे ये इसके पैरेलल है दोनों, तो इसका मतलब ये अल्फा बीटा है, ये दोनों अल्फा प्लस बीटा है, तो ये एक तरीके से अपोजिट एंगल है, तो ये दोनों मिलके भी तो अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। देखो ऐसे काट रहे हैं तो ये अल्फा प्लस बीटा पूरा हुआ ना, एक अल्फा एक बीटा है। और अगर तुम ऐसे इसको बढ़ा लो ना ऊपर की तरफ, लाइन ऑफ एक्शन को बढ़ाओ, ये लाइन ऑफ एक्शन को तुम बढ़ा लो, ये का इस वाले का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये अल्फा है, तो असल में ये एंगल अल्फा होगा। मैं तुमको बता दूं थोड़ा सा, ऐसे ऐसे समझ लो कि ये जो अल्फा है, तो ये ऐसे ऐसे कटा, तो ये एंगल यहाँ पे अल्फा होगा और ये एंगल यहाँ पे बीटा होगा। यहाँ पे खाला सारा खेल एंगल का होता है, यानी ये दोनों मिलके अल्फा प्लस बीटा होंगे। अगर ये एंगल अल्फा है ये वाला, तो फिर ये बताओ जब ये 90 डिग्री पर है, इससे प्रतिक्रिया इससे निकली हुई है, तो ये दोनों एंगल कितने बचे, अभी हम लोग उसको समझ लेंगे। अब यहाँ पे अब एक चीज देखिएगा, यहाँ पे ये अल्फा प्लस बीटा बचा, तो ये दोनों जब 90 डिग्री के हैं, ये और ये, तो ये एंगल कितना बचा, ये बचा 90 माइनस कितना बचा बीटा, और ये एंगल कितना बचा 90 माइनस, और ये वाला कितना बचा अल्फा बचा। इस डायग्राम को सब लोग ध्यान से पहले देख लें कि क्या सब सही है कि कुछ गड़बड़ है, ठीक है। देखिए ऑब्जर्व करिए, ऑब्जर्व करके और साफ सुथरा अपनी कॉपी में बनाना भी है। मैं एक चीज और बोलूं कि केवल जो न्यूमेरिकल लगाया हूं ना, उसका जो साफ सुथरा डायग्राम के साथ सोल्यूशन कर रहा है,
वो मुझे जरूर कांटेक्ट करे व्हाट्सएप नंबर पे। देखूंगा कि आपकी नोट्स कैसी बन रही है। कई बच्चे नोट्स भेजते हैं तो मैं देख करके बताता हूँ कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या आपको अपने नोट्स में लिखावट में क्या सुधार करने की जरूरत है। तो जब भी आप बनाए तो पहले तो पूरी नोट्स बनाए, जितना नोट्स दिया भी जा रहा है, लेकिन आप और नोट्स का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, केवल पहले चैप्टर का। यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो एप्लीकेशन पे पूरी नोट्स है। आप एक बार पहले एक चैप्टर की नोट्स आपको यूट्यूब पे है, उसको देखिए जरूर कि वो कैसा बना है, तो आपको समझ में आएगा कि क्या चल रहा है क्लास में। ठीक है, चलिए। तो हम लोग अभी इतना सब बात किए, तो मैं अगर पूछूं आपसे कि मैं इनको थोड़ा इधर, अच्छा ये बताओ, ये जो दिख रहा है इनको मैं थोड़ा सा इधर बनाने का यदि प्रयास करूं तो तुम उसको कैसे देखोगे? जरा ऑब्जर्व करना मैं क्या करने जा रहा हूं। केवल फोर्स फोर्स दिखाऊंगा। एक फोर्स तुम देख रहे हो, ये मान लो इस, ये जो यहां से निकला है ना, ये R1, तो यही तो R1 है, ये है R1, और ये क्या R2, और ये है W। तीन बल लग रहा है, तीनों के बीच का कोण मैं निकालना चाह रहा हूं। तो मैं करूंगा क्या यहाँ पे, मैं करूंगा क्या यहाँ पे, ध्यान देना। ऐसा है, इसको मैं बना ले रहा हूँ इधर, क्योंकि ये स्लाइड है ना, तो ये इसी पे मूव कर जा रही है। चलिए मैं यहाँ पे इसको बना देता हूँ, ठीक है। एक फोर्स यहाँ पे दिख रहा है R2, दूसरा आपको दिखेगा यहाँ पे मैं उसी उसी डायग्राम से फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, ये R1, और तीसरा यहाँ पे दिखेगा आपको यहाँ पे W। अब देखना जरा मैं एंगल क्या लेता हूँ, एंगल देखना। ये ऊपर वाला एंगल जो आया है वो आया है अल्फा प्लस बीटा, आ गया ना ये वाला एंगल। ध्यान देना यहाँ पे, ये एंगल कितना होगा, देखो ध्यान से, मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ। ये तो सर ये अल्फा है, और ये 90 माइनस अल्फा, क्योंकि देखो ये डॉटेड लाइन और ये तो पूरा अपने आप में 90 डिग्री है ना। ये तो जब ये 90 है और ये 90 माइनस बीटा है, ये 90 है और ये 90 माइनस अल्फा है, तो मैं ये एंगल जब जोड़ूंगा ये, तो 90 प्लस ये 90 माइनस बीटा, माने यहाँ वाला एंगल जो होगा वो 90 90 प्लस 90 माइनस बीटा, यानी मैं लिख सकता हूं 180 माइनस बीटा है ये एंगल। उसी तरह से यहाँ वाला जो एंगल होगा वो 180 माइनस क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। क्लियर है? यानी दोनों तरफ का एंगल, यहाँ का 180 माइनस अल्फा और यहाँ का 180 माइनस बीटा, देख लो जरा। इसी तरीके से तुम सोचो कि ये पूरा एंगल क्या होगा, तो कहोगे सर ये वाला तो बीटा है, लेकिन सर ये पूरा ले लेंगे तो 90 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा सर, ये 90 90 में 90 प्लस अल्फा, 90 माइनस अल्फा जोड़ देंगे, 90 प्लस 90 माइनस अल्फा यानी 180 माइनस अल्फा हो जाएगा। यानी ये वाला हो गया इनका फ्री बॉडी डायग्राम। अब तो आसान है, क्योंकि W हमको पता है, W हमको पता है कि W है, और ये है R1 और ये है क्या R2। तो हमें तलों पर कार्यरत दाब बताना है। असल में R1 और R2 ही दाब P1 और P2 के क्या होंगे, बराबर। यहाँ के बाद मैं लामी थ्योरम आसानी से अप्लाई कर सकता हूं। तो मैं लिख सकता हूं क्या लामी के थ्योरम, इसकी W बटा होगा साइन अल्फा प्लस बीटा, बराबर होगा R1 बटा 180 माइनस बीटा और R2 बटा 180 माइनस अल्फा। यानी मैं यहां पर लिखूंगा क्या, यहां पर मैं लिखूंगा क्या, W बाई अप्लाई। अब मैं इतना समझाने के बाद मैं करूंगा अप्लाइंग अप्लाइंग लामीस थ्योरम, लामीस थ्योरम, अप्लाइंग लामीस थ्योरम, लामी का थ्योरम प्रयोग करने पर कह रहा है यहाँ पे क्या कि W डिवाइडेड बाई साइन, साइन और क्या था हम लोग का अल्फा प्लस बीटा। देखो यहाँ पे क्या है, सॉरी, ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अब इनकी बारी आ गई यहाँ पे, तो आ गया R1 डिवाइडेड बाई, R1 जो इधर गया था वो आ गया साइन 180 माइनस बीटा, बराबर है R2 और साइन 180 माइनस अल्फा, यही है ना। यहां से यदि हमको R1 चाहिए होगा, R1, तो मैं इसका इसमें गुणा करूंगा, यानी R1 बराबर लिखूंगा साइन 180 माइनस बीटा बटा साइन अल्फा प्लस बीटा, और R2 बराबर यहां से दो, R2 बराबर क्या आ जाएगा, R2 लोगे तो साइन साइन 180 माइनस अल्फा और बटा, अच्छा W भी तो रहेगा इसमें, W ये इसमें जाएगा तो W तो रहेगा ही ना, ऊपर भी W आ गया और नीचे आ गया फिर यही साइन साइन अल्फा प्लस बीटा।
यानी इनको यदि हम लोग थोड़ा ठीक कर ले इन्हीं दोनों को, तो क्या आएगा, साइन 180 जब 90 और 270 होता है तब बदलता है, 180 में तो नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा डब्लू साइन बीटा डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा, और ये वाला क्या आ जाएगा, डब्लू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। ये आपका आंसर आ रहा है। मिलाइए जरा कि क्या यही आंसर आया है आंसर में, डब्लू साइन बीटा अपॉन डब्लू साइन अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा, डब्लू साइन बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। जिन्होंने ये क्वेश्चन लगाया था उनका कुछ कॉस वॉस करके आ रहा था। वो गलती कहां से हुई थी मैं बता रहा हूं आपको। वो गलती, आप एंगल को नहीं समझ पाएंगे तो हो जाएगी गलती। जानते हो इसमें गलती क्यों ऐसा हो रहा है, मैं बता रहा हूं कहां से इसमें क्वेश्चन में गलती हुई लोगों से, इसका रीजन बता रहा हूं। जब भी तुम अपने से कोई चीज मान लोगे तो गलती होगी, जब तक कोई चीज तुमसे बोली ना गई हो। जैसे कई बच्चे क्या किए हैं, इन दोनों लाइंस को पैरेलल मान लिए हैं कि सर ये पैरेलल होगा, तो जब ये अल्फा है तो कुछ लोग इस अल्फा को इसके बराबर ले, देखो यहां वाला एंगल आया है कितना, 90 माइनस बीटा, और कुछ लोग इस अल्फा को इसके बराबर ले लिए हैं। जैसे उनको लगा कि ये लाइन आपस में पैरेलल होंगी, बनाते समय आप पैरेलल बना देंगे। हमसे कहीं बोला है कि पैरेलल होगी, हमसे कहीं नहीं पैरेलल बोला। जब तक हमको कोई चीज कही ना जाए तब तक हमें नहीं मानना है, हम केवल थ्योरम को मानेंगे। इस पर बहस कर रहा हूं, कुछ लोगों को लग रहा होगा लग गया आप क्या बहस कर रहे हैं। लगने के बाद बहस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगाने में ये कितना आसान है आपको समझ में आया होगा। इसका सोल्यूशन मैंने आपको तुरंत करा दिया, मेन खेल यहाँ पे था। इसको करते समय जो बच्चे गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं, वो यहां पर कुछ ना कुछ अपने से अवधारणा मान लेंगे, अरे पैरेलल दिख रहा है, लग रहा है ये इसके बराबर होगा, लग रहा है। हमने क्या किया, हमने बोला कि जब ये अल्फा है तो निश्चित रूप से ये 90 डिग्री पे दोनों हैं। क्योंकि आप कहोगे सर आप कैसे अपने से माने 90 डिग्री, अरे यार वेट हमेशा तल के लंब रूप काम करता है। तो ये अल्फा है तो ये वाला एंगल 90 माइनस अल्फा होगा ही होगा, क्योंकि टोटल 90 है तो 90 माइनस अल्फा। जब ये 90 माइनस अल्फा है तो ये अल्फा होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री होता है, ये बोला जाता है कि प्रतिक्रिया लंब रूप काम करती है। और जब ये अल्फा है तो इसके ठीक अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण जिसको बोलते हैं, इसको विपरीत कोण बोलते हैं, ये भी अल्फा होगा। इस तरह से ये बीटा तो ये भी बीटा होगा, फिर 90 डिग्री। मतलब हमने केवल जो थ्योरम पढ़े हैं उनको अप्लाई किया है, न कि अपनी बुद्धि से किसी चीज को माना है। यहीं पर होगी गलती, यदि आप मानेंगे तो। इसका फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पे है, और ये बनने के बाद ये बनने के बाद सॉल्यूशन आपका इस पेज पे दिया गया है। आप लोग इसको ठीक से डायग्राम को बनाइएगा और सॉल्व करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन थोड़ा अलग है। लामी का प्रमेय तो बहुत लगा चुके हैं, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोगों से क्या, कि चित्र में दिखाई गई धरण की टेकों पर प्रतिक्रिया। यानी अब देखो धरण थोड़ी अजीब सी है, ये कैसी धरण इसको कहोगे, याद करो पढ़ाया गया था। ये सिंगल, इसको कहेंगे हम लोग सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम है। क्या इससे आप लोग सहमत हैं, ये सिंगल साइड ओवरहैंगिंग बीम है? बिल्कुल, सिंगल साइड ओवरहैंगिंग का मतलब जो प्रतिक्रिया से कुछ बाहर निकली हुई है। इस पर ऊपर केवल एक ही बल लग रहा है 60 किलोन्यूटन का। ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहने का मतलब है, पहली बात ये चैप्टर पहले नहीं था, तो कहेंगे सर आया कहाँ, सोम में था ये, अब इसको मैकेनिक्स में किया गया है। हालांकि वास्तव में ये मैकेनिक्स का ही चैप्टर है। तो ध्यान रखिएगा कि नया टॉपिक है, पूछने का पूरा चांस है। जब ये आपको पता करना है क्या कि धरण की, इसको इंग्लिश में मैं बोल दूं, दिखाई गई धरण की टेकों पर प्रतिक्रियाएं, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं find the reactions on supports in the given diagram, ठीक है ना। यानी दिखाए गए डायग्राम में जो सपोर्ट्स हैं उन पर प्रतिक्रियाएं। देखो सपोर्ट्स पे प्रतिक्रियाएं आएंगी कि नहीं, पहले ये बताओ। कहोगे सर बिल्कुल आएंगी, आनी ही चाहिए प्रतिक्रियाएं। कैसे आएंगी प्रतिक्रियाएं, तो देखो भाई, अगर ये दोनों हटा दिए जाएं तो ये तो कुछ ना कुछ गिरा देगा नीचे इस पूरी बीम। कहोगे सर ये रोके हुई है, मतलब अंदर से एक बल लगा रही है। अब देखो ये बल ऐसा लगा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस पर बल आ रहा है, और यहाँ इधर दिख रहा है, ये आरसी दिख रहा है
और ये वाले को मान लो आरबी अपने से मान लो। जैसे बी पर आरबी रिएक्शन है, सी पर आरसी रिएक्शन है, ये पॉइंट ए पर लोड लगा है। तुमको मैं बता दूं, देख करके तुमको ऐसा लग रहा होगा, देखना ध्यान से, तुमको देख के ही लगेगा कि जब उस पर ये लोड लगेगा ना तो ये ऊपर उठ जाएगा। इसको ना नीचे इस पर लोड नहीं लग रहा, इस पर रिएक्शन ऐसे लगाना पड़ेगा तब ये रुकेगा। ये बीम तुमको क्या लग रहा है कैसे रुकेगी? उधर तुम बल लगाओगे उठ जाएगा, तो इसको दबाने के लिए रिएक्शन ऊपर से चाहिए और इसको नीचे से। लेकिन मैं ये चीज अपने मन से कह रहा हूं, मैं अभी निकाल के दिखा दूंगा तुमको, तुम मान लो ऐसे ही लग रहा है, अपने आप नेगेटिव आंसर आ जाएगा। और यदि तुम ऊपर से मानोगे तो पॉजिटिव आंसर आ जाएगा। तुम ऊपर नीचे मत मानना, तुम सिंपल तरीका साम्यावस्था के नियमों का पालन करना। क्या सॉल्यूशन क्या कहता है? सॉल्यूशन कहता है कि कैसे हम लोग इस पर इन पे इक्विलिब्रियम के कंडीशन को फॉलो कराएंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या होती हैं? लेट अस डिस्कस। एक चीज मैंने आपसे पहले भी बता रखी है कि व्हाट आर द कंडीशंस फॉर स्टैटिक इक्विलिब्रियम। तो उस केस में मैं कहूंगा कि पहला, सिंस द, मैं इंग्लिश में बोलूं तो बोलूंगा सिंस द बीम इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम दैट मींस इट विल फॉलो ऑल द कंडीशंस ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ये इंग्लिश में बोलूंगा फिर लगाऊंगा, हिंदी में बोलूंगा चूंकि धरण साम्यावस्था में है इसलिए इस पर कार्य कर रहे सभी बलों के प्रभाव में स्थिति में रहने के कारण यह स्थैतिक साम्यावस्था में होगी। अब मैं सिंपल सा लगाने जा रहा हूं। क्या हमने लिखा चूंकि, हिंदी में लिख रहा हूं चूंकि, इंग्लिश में बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। धरण साम्यावस्था में है, आपको भी लिखना है इसलिए मैं लिख रहा हूं, मैं बार बार नहीं ये सब लिखता नहीं, सीधे सॉल्व कर देता हूं। चूंकि धरण साम्यावस्था में है यानी इक्विलिब्रियम में है इसलिए आप सीधे काम करिएगा, इतना लिख के, सिंस द बीम इज इन इक्विलिब्रियम कंडीशन और इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दोनों एक ही बात। तो इसलिए मैं क्या कहूंगा, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा। तो एफ एक्स क्या है? एफ एक्स मतलब सॉरी एफ वाई, क्योंकि एक्स डायरेक्शन इसको मानते हैं जनरली, तो वाई डायरेक्शन में 0। यानी हम नीचे से एक बल माने हैं आरसी, एक बल हम नीचे से माने हैं, यानी आरसी को यदि हम प्लस माने, फिर हम लोग किसको, आरबी को प्लस माने, तो जो उधर वाला ऊपर वाला वो तो माइनस लोगे ही, यानी वो कितना है 60 किलो न्यूटन और बराबर हो जाएगा 0। यानी तुम कह सकते हो कि आरसी प्लस आरबी बराबर है 60 किलो न्यूटन, ठीक है ना? ऐसा आ गया तो तुम कहोगे सर आरसी प्लस आरबी तो 60 किलो न्यूटन है। मैं कहूंगा हाँ ठीक है, दोनों मिलके 60 किलो न्यूटन है। ठीक है भाई, है तो है। तो मैं करता क्या हूं कि ये एक इक्वेशन पता चला, एक इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या कहता है, याद करो दूसरा इक्वेशन क्या कहता है। ठीक है, याद करो दूसरा इक्वेशन क्या कहता है। तो मैं इसको, ये पहला इक्वेशन था, दूसरा कहता है कि मोमेंट लेना पड़ेगा। मैं थोड़ा इसको साइड में कर दूं यार, ये बड़ी एक दिक्कत है। एक मिनट रुकिए, मैं बता रहा हूँ। मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ, आप लोग देखते रहिएगा, सलूशन आपको जो है ना, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीधे, मैटर जो है ब्लैक कलर से लिखा गया था व्हाइट वाले पे। ये बीम आपको दिख रही है ना, उसी से मतलब रखिए, मैं अभी बताता हूँ। चलिए यहाँ पे हम लोग को पहला इक्वेशन मिला, वो तो लिख ही लेंगे आप, फिर नीचे सीधे लिखेंगे कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आ जाएगा क्या हम लोग का, क्या आर सी प्लस आर बी माइनस क्या 60 किलो न्यूटन इज इक्वल टू 0, यानी सिंपल आर सी प्लस आर बी इज इक्वल टू है 60 किलो न्यूटन। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ हम लोग का, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम का हमने काम किया। दूसरा हम लोग का क्या कह रहा है, दूसरा हम लोग की कहानी ये कहेगा क्या, एक हम लोग जानते हैं कि मोमेंट का भी समेशन ऑफ एम, यानी मोमेंट भी क्या होगा 0। किसी एक पॉइंट को चुनिए और सारे फोर्सेस का उधर मोमेंट ले लीजिए। हमेशा एक किनारे पर पॉइंट चुनने से आसानी रहती है। बीच का इस पॉइंट पर भी आप सारा मोमेंट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस पॉइंट पर भी ले सकते हैं।
किनारे पर मोमेंट लेने से प्रॉब्लम थोड़ी कम हो जाती है। तो मैं किनारे पर सी पर मोमेंट लेता हूं। क्यों कम हो जाती है ना, ये आपको मैं करके भी दिखा सकता हूं, लेकिन आप थोड़ा करके प्रयास करिए क्या दिक्कत। जैसे जब यहां पर मोमेंट लेंगे तो 60 वाले को क्या लेंगे बताइए, 60 वाले को प्लस लिए तो इस वाले को माइनस, फिर कहेंगे सर आरसी वाले को क्या लें, इसको भी प्लस लेना पड़ेगा। क्यों, कहेंगे सर ये तो ऊपर लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, दोनों क्यों प्लस लेंगे आप, मैं बता रहा हूं क्यों। क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज है, तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज। तो आपको लगेगा सर आप ऊपर वाले को भी प्लस ले रहे हैं, नीचे वाले से जो ऊपर लग रहा है उसको भी प्लस ले रहे हैं। रीजन है इस पॉइंट पर लोगे तो तुमको यही दिक्कत होगी कि इधर वाला प्लस और उधर नीचे वाला माइनस। यहां लेने से ये फायदा रहता है कि देखो ये वाला कैसा इफेक्ट इस पर डाल रहा है क्लॉकवाइज, और ये साफ दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज इसके अबाउट। तो आसान रहता है ऊपर नीचे पे। अगर एक जगह लोगे तो अगर अगल बगल कई मोमेंट फोर्सेज लग गए तो मोमेंट लेते समय तुम गलती कर सकते हो, तुम्हें नए हो तो गलती कर सकते हो, मैं लूंगा तो नहीं होगा लेकिन तुमसे हो जाएगा। इस वजह से कोशिश करना कि मोमेंट हमेशा किसी किनारे पर लेना, तो बच जाओगे। अगर किनारे पर नहीं लेते हो तब भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अर्थ तब सावधानी रखना, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ऊपर नीचे से मतलब नहीं है। देखो बलों में ऊपर नीचे से मतलब है कि कौन ऊपर कौन नीचे, लेकिन जब बात मोमेंट की आएगी तो ऊपर नीचे से नहीं मतलब है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से मतलब है। तो मैं यहाँ पे समेशन ऑफ एम को जीरो करने के लिए टेकिंग मोमेंट एट सी, यानी मैं यहाँ पर लिख रहा हूं टेकिंग मोमेंट एट सी, यानी सी पर सबका मोमेंट, टेकिंग मोमेंट एट सी, यानी सी पर सभी फोर्सेस का क्या मोमेंट लेने पर। क्लियर है, सी पर सभी फोर्सेस का मोमेंट लिया तो सी पर एक बल आरसी है, तो उसका देखो जो बल कहीं मैं लगा दूं, मैं कहीं पर वहीं पर बल बल जब एक्सिस से दूर लगता है तब मोमेंट क्रिएट करता है। सी पर आरसी का ही मोमेंट तो जीरो होगा, क्योंकि आरसी सी से बिल्कुल दूरी पे नहीं है, उसी पे लग रहा है, तो जीरो। चलो इसको ले लेते हैं प्लस, जो कौन सा है, मैं यहां पर लिखा प्लस, ये लिखा आरबी, आरबी इंटू इसकी दूरी कितनी है, यहां से बोला गया 4 मीटर। अगर आपको दिख ना रहा हो तो देख लीजिएगा, ये 4 मीटर है, 4 मीटर। ये कैसा मोमेंट है, ये वाला मोमेंट कैसा है भाई, ये मोमेंट ऐसा है, यानी देखिए ये सी के अबाउट एंटी क्लॉकवाइज क्रिएट कर रहा है। जब इसको एंटी क्लॉकवाइज को प्लस लिए तो फिर क्लॉकवाइज को माइनस लिखो, यानी जो ये 60 है इंटू ये कितनी दूरी है 4 1 5 मीटर, इसको तो माइनस लिखो और बराबर लिखो जीरो, होना भी चाहिए। यहां से तुम आरबी इज इक्वल टू निकालोगे जब ना, आरबी कितना होगा, तो ये 60 पंजे 300 उधर चला जाएगा, तो 300 बटा ये आ जाएगा 4, यानी आ जाएगा 75 किलो न्यूटन। ये क्योंकि 60 किलो न्यूटन में था, आरबी की वैल्यू 75 किलो न्यूटन है। वेरी गुड, आरबी सर आरबी 75 किलो न्यूटन है, तो आप कहेंगे सर आरबी 75 किलो न्यूटन है और हम आरबी को ऐसे ऊपर माने थे, क्योंकि अगर हम आरबी को ऊपर नहीं मानते तो आरबी को प्लस, और आरसी के आरबी जैसा ही आरसी हम माने थे, क्योंकि आरबी को हम प्लस माने हैं तो हम आरसी को भी प्लस ही माने हैं, यानी आरसी की डायरेक्शन इन द सेम ऑफ आरबी है। इस केस में मैं करूंगा क्या, यदि आरबी 75 है, इसलिए अब चूंकि हम लोग जानते हैं चूंकि आरसी प्लस आरबी कितना है 60, ये दिया है इक्वेशन नंबर 1 से, ये दिया हुआ है। तो एक बात बताओ, जब आरबी अकेले 75 है तो ये माइनस में होगा, यानी यहां से मैं लिखूं कि आरसी और यहां पर लिख रहा हूं प्लस 75 बराबर 60, अजीब बात है। आरसी क्या होगा, तो मैं कहूंगा आरसी इज इक्वल टू, उधर भेजेंगे -15 किलो न्यूटन, यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आरसी 15 किलो न्यूटन है, लेकिन 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 ये तुम जो ऊपर माने थे ना इसको प्लस, ये माइनस होने का अर्थ है, क्योंकि बल माइनस का मतलब होता है उसकी दिशा बदलना। जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी माइनस में होगी तो इसका सिंपल मतलब है उसकी दिशा जो तुमने मानी है वो नहीं है। यानी यहाँ पे सरल शब्दों में मैं कहूं तो आरसी ऊपर से रिएक्शन दे रहा है और वो कितना है, वो 15 किलो न्यूटन, 15 किलो न्यूटन, और ये नीचे से कितना दे रहा है 75 किलो न्यूटन। अब इन दोनों को जोड़ोगे 75 15 तो 60 बचा ना वो, क्लियर है। यानी अब सही है कंडीशन, यहाँ पे जैसी दिख रही है वैसी कंडीशन आपकी है। आंसर आपके सामने आ चुका है दोनों क्वेश्चन का, आरसी की वैल्यू भी आ गई है और साथ में ये सॉरी ये आरबी हो गया और ये आरसी हो गया, दोनों वैल्यू आपके सामने, ठीक है ना। प्रतिक्रियाएं ही बतानी थी, बता दिया हमने। थोड़ा टेढ़ा प्रतिक्रिया पे क्वेश्चन में पहले भी लगवा चुका हूं, लेकिन थोड़ा टेढ़ा इसलिए लिया ताकि आप थोड़ा इससे और अच्छा समझ पाए, अच्छे से चीजों को समझ, ठीक है, क्लियर है। तो यहां से एक और क्वेश्चन हम लोग का होता है खत्म।
अब एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, ये थोड़ा अलग था, इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा और क्वेश्चन आप, बहुत अच्छे क्वेश्चन। आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया, एक और क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपकी नोट्स में होने चाहिए, तब तो आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो फिर आप गंदे बच्चे हैं। पढ़ाई करिए, हमको नोट्स बना के जरूर भेजिएगा, जो भी अच्छे से साफ सुथरा बना रहा हो वो जरूर बना के भेजिए, ठीक है। हाँ, पूरा डायग्राम जैसे जैसे मैं बनवाया हूं वैसे वैसे पूरा सॉल्व करके भेजिएगा, ठीक है। अब यहाँ कह रहा है कि चित्र में बोला गया है कि एक चित्र बनाया गया, बोला है कि एक दीवार की क्रेन प्रदर्शित की गई है। दीवार, बोला कि चित्र में एक दीवार की क्रेन प्रदर्शित की, यदि तान में अधिकतम बल 250 किलो, तान मतलब समझते हो टाई, अभी तुम क्रेन समझते हो, क्रेन उठाने वाली, अक्सर मैकेनिकल वाले लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है। तो देखो ये ए भी एक दीवार है या एक ऐसा सॉलिड है, इसमें एक समझ लो रस्सी है, यही है टाई। टाई मतलब होता है तान, ये टाई है। और ये जो नीचे लगा हुआ है ये, इसमें अक्सर कंप्रेशन आता है, लेकिन देखते हैं टाई है, और इस पर बल लटका हुआ है कितना। अगर तुम डायग्राम को जूम कर दो, मैं थोड़ा, तुमको नहीं दिख रहा होगा तो, बोला है दोस्तों सी बिंदु पर कितना अधिकतम भार उठाया जा सकता है, सी पर कितना बल लग सकता है, जबकि बोला है कि टाई में अधिकतम बल 250। टाई कितना है, टाई में अधिकतम बल 250 किलो न्यूटन, यानी ये वाला फोर्स पी दे रखा है 250 किलो न्यूटन। तो बोला है कि डब्ल्यू कितना होगा, ये डब्ल्यू जो उठाया जा रहा है ये कितना हो सकता है, ये डब्ल्यू है। ये एंगल 30 दिया है और ये एंगल यहाँ से 60 दिया है। इतना आपको अगर डायग्राम में दिख रहा है तो अच्छी बात है। डब्लू कितना उठाया जा सकता है, असल में ये है क्या, ये सॉलिड है, यहाँ से एक चेन टाइप लटकी हुई है, यहाँ पे डब्लू लटकेगा तो ये डब्लू इसी पर टिका हुआ है, और ये एक मेंबर है जो सॉलिड है। समझ लो, समझ लो छत से रस्सी लटकाओगे तो रस्सी तो छत में लड़ जाएगी, लेकिन छत से एक रॉड निकली हो उस पर टिकाए हो, ठीक है ना, तो जब उसको खींचोगे रस्सी से तो रस्सी में तो तनाव रहेगा, लेकिन जिस छड़ पे उसको टिकाए हो तुम ऐसे, ऐसे लाइक इस टाइप से है, ये रस्सी नीचे लटकी हुई है और ये लटक के पहले यहाँ पर, मैं सोचूं ये सॉलिड दीवार, अब इसमें कुछ तुम लटकाओगे तो इसमें तो तनाव आएगा लटक के, लेकिन इसको ये दबाएगा तो इसमें आएगा कंप्रेशन। लेकिन आएगा कि नहीं हमको क्या मालूम, हम तो मान लेंगे कि सब में तनाव। देखो लामी थ्योरम अप्लाई करते समय ना तुम एक चीज का ध्यान रखना, मैंने पीछे भी जो सॉल्विंग करवाई हमेशा मैंने फोर्सेस को आउटवर्ड माना है, फोर्सेस को हमेशा बाहर माना है। देखो हमेशा हर बाल में मैंने तनाव माना है, ठीक है ना, बाहर की तरफ। तो तुम जब भी ऐसे तीन फोर्सेस को लगाना ना तो बाहर मानना, यदि निगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब वो अंदर लग रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने इसके फोर्सेस को बाहर मान लिया, और बाहर मानने का मतलब ये Q है, सॉरी ये Q है, ये P है आपका, और इस दोनों में मैंने बाहर माना, ये पॉइंट है और ये पॉइंट C है। C पर नीचे W लगा हुआ है लोड, तो पूछा है W पर कितना भार होगा। देखो P एक लोड काम करेगा, Q एक लोड, W एक लोड उठाना है, W कितना होगा ये हमसे पूछा है, एंगल्स वगैरह हमको दे रखे हैं। यानी इस पॉइंट पर सिंपल सी कहानी है, देखो यार तीन बल लग रहे हैं सी पर, अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं तुमको खींच के दिखाऊं तो मैं कहूंगा एक फोर्स यहाँ ऐसे काम कर रहा है, दूसरा फोर्स जो है इससे 30 डिग्री पे ऐसे काम कर रहा है, और तीसरा फोर्स जो है इससे यहाँ पर ऐसे काम कर, तीन बल लगे हुए हैं। तीनों बल में ये है डब्लू, ये एंगल है 30, यानी दो बलों के बीच का कोण 30 है, और यहाँ पर ये है 90। तो तुम बताओ ये एंगल कितना बचा, इन दोनों बलों के बीच का कोण कितना बचा, ठीक है ना। ये दो बलों के बीच का कोण इतना है, बाकी दो बलों का इतना, ये है P, ये है Q और ये है W, ये है यहाँ पे W। तो एक बात बताओ W कितना होगा, तो देखो तीन बल हैं तो तीनों के बीच का, पहले दो के बीच का एंगल ये रहा, दूसरे के बीच का एंगल क्या है 90, दो बलों के, फिर इन दोनों बलों देखो PQ के बीच का एंगल, WQ के बीच का एंगल, अब PW के बीच का एंगल। तो एक बात बताओ, जब ये 60 है और ये 180 है तो ये टोटल 240 नहीं हुआ, यहां से यहां तक अगर मैं बोलूं तो ये टोटल 240 नहीं हुआ। बड़ा आसान क्वेश्चन है, सिंपल, बस दिखने में थोड़ा डरावना था इसलिए मैंने इसको इस पर कर दिया, थोड़ा दिक्कत है यार, वो क्वेश्चन कहीं चला गया। देखो हम इरेजर दबा दिए हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है ना, ये आ गया, ठीक है। मैं
सॉरी के लिए मैं यहाँ पर कहा कि चलो एक बार और कर लेते हैं, बस सिंपल। यहाँ पर एक फोर्स क्यू है, यहाँ पर आपका जो फोर्स है वो पी है, ठीक है, और यहाँ पर एक फोर्स जो है वो डब्ल्यू है, ठीक है। फटाफट से लिखते हैं, ये 30 है, और ये मैंने अभी समझाया कि ये क्यों 240 होगा, क्योंकि 180 या प्लस 60, और ये एंगल जो है वो 90 है। 3 है, ये डब्ल्यू फोर्स है, ये आपका क्यू है, और हमने सबको बाहर माना, ये पी है। तो अब एक सिंपल सा बात जानिएगा, यदि हम लोग यहाँ पर लिखें लामी थ्योरम को अप्लाई करें हम लोग यहाँ पे, लामी का पूरा थ्योरम, तो लामी अप्लाइंग लामीज लॉ या लामीज थ्योरम, मैं यहाँ पर करता क्या हूँ, अप्लाइंग अप्लाइंग लामीज थ्योरम, लामी का प्रमेय लगाने पर, ठीक है ना। लामी का थ्योरम क्या है, एक बल है P, हमसे W का वैल्यू पूछा है, P बाई और बाकी दोनों के बीच का एंगल, P बाई बाकी जो दो फोर्स है, देखो ये याद नहीं रखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि सोचोगे P के सामने कोई कोण है, घंटा है, यहाँ P बाई बाकी दो बलों के बीच का कोण कितना है, तो लिख दिया हमने साइन 90 बराबर, और W बटे हमने क्या लिखा, बाकी दोनों के बीच का कोण यानी साइन 30। देखो यहाँ हमसे पूछा है कि बिंदु सी पर कितना अधिकतम भार उठाया जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि जिब में बल का मान, जिब इसको बोलते हैं जिसमें कंप्रेशन आता है, अभी मैं बताता हूं, जिब एक कंप्रेशन मेंबर होता है, बराबर होगा तीसरा क्यू बटा बाकी दोनों का, यानी साइन 240 हो जाएगा, साइन 240 हो जाएगा। क्लियर, यानी मैं यहां से अगर इन दोनों को लूं तो पी डब्ल्यू का मान हमको मालूम करना, डब्ल्यू इज इक्वल टू, तो लिखेंगे ये W इन दोनों को बराबर ले लो एक साथ, तो साइन 30 बाई साइन 90, साइन 30 बाई साइन 90 आई टू पी, यानी अगर साइन 30 का मान करें 1/2 और ये 1 होता है तो साइन 91 और P का वैल्यू 250, यानी W इज इक्वल टू 125 किलो न्यूटन होगा, और यही वो भार है जो उठाया जा सकता है, यानी 125 किलो न्यूटन उठाया जा सकता है। लेकिन ये पूछा है बाद में, पहला क्वेश्चन तो कितना अधिकतम भार उठाया जा सकता है, फिर जिब में बल का मान, जिब मतलब ये जो है, यानी क्यू फोर्स पूछ रहा है, यानी अगर यहां से इसको हम उठाएं तो Q इज इक्वल टू क्या होगा, इन दोनों को नहीं, इसको और इसको ले लीजिए साथ में, इसको और इसको, यानी हम लोग Q इज इक्वल टू यहां से लिखें, Q इज इक्वल टू, तो साइन 240 डिवाइडेड बाई साइन 90, साइन 90 इंटू क्या है P। अब एक चीज मैं बता दूं आपको, साइन 240 का मतलब हुआ साइन 180 प्लस अगर चले जाए तो 60। अब इसको ऐसे मत करिए, आप सीधे कैलकुलेटर पे साइन 180 240 का वैल्यू तो वो माइनस में आएगा। साइन 240 देखिए, साइन 240 लगाएंगे, साइन 240 का वैल्यू 0.866 है लेकिन माइनस में, यानी आ जाएगा 0.866 माइनस में कुछ और भी आगे, इंटू पी का वैल्यू कितना है 250 इज इक्वल टू, मैंने मल्टीप्लाई हमने कर दिया इसमें, मल्टीप्लाइड बाई हमने कर दिया 250, दैट इज इक्वल टू 216 आया, 216 माइनस में आया है 0.5 किलो न्यूटन। ये क्यों माइनस में आने का अर्थ है कि तुम जो बाहर इसको भगा रहे थे ना, ऐसा नहीं, वो अंदर लगा है, यानी क्यू में कंप्रेशन फोर्स है, यानी ये मत कहना कि क्यू में निगेटिव आ रहा है, बल कभी निगेटिव नहीं हो सकता। तुम क्या लिखोगे, तुम यहां पर लिखोगे क्योंकि यह माइनस में है, नेगेटिव साइन नेगेटिव साइन शोज, यानी नकारात्मक चिन्ह दिखाता है, दैट Q इज कंप्रेशन फोर्स एक्टिंग इनसाइड सी, यानी आउटवर्ड नहीं इनवर्ड काम कर रहा है, इनवर्ड, इनसाइड सी नहीं कहेंगे हम, एक्टिंग इनवर्ड सी, यानी क्यू का नकारात्मक बल यह दिखाता है कि यह कंप्रेशन बल है जो सी की तरफ ही क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो क्या आप लोगों को इस पूरे लेक्चर से कुछ लाभ हो रहा है, कुछ फायदा हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। एक आध और न्यूमेरिकल देखेंगे, मन है और न्यूमेरिकल हम लोग लगा लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे सामने एक न्यूमेरिकल आपको दिख रहा होगा, 100 न्यूटन का एक गोला यानी एक बॉल है जिसका वेट है 100 न्यूटन, एक लंबी डोरी द्वारा लटका हुआ है,
गोले पर उस न्यूनतम बल का मान बताइए जो इसकी न्यूनतम स्थिति से 30 सेंटीमीटर ऊपर स्थिर रखेगा। यानी मैं क्वेश्चन का मतलब समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि 100 न्यूटन का एक गोला एक लंबी डोरी द्वारा लटका हुआ है। यानी भाई लंबी डोरी बना लेते हैं ऐसे, ठीक है ना, ऐसे। और बोल रहा है कि गोला लंबी डोरी से लटका हुआ, यानी गोला कुछ यहाँ पे है, गोला कुछ यहाँ पे ऐसे है, ठीक है ना, ऐसे गोला है। मिटाने में दिक्कत होगी, मैं एक काम करता हूँ, इसको दूसरे पेज पे बनाता हूँ। बोला कि एक 100 न्यूटन का गोला है, लंबी डोरी से लटका है। तो चलो यहाँ पे हम लोग बना लेते हैं इसको। 100 न्यूटन का गोला, ठीक है, और एक लंबी डोरी से लटका हुआ है। चलो भैया लटका देते हैं, लटक जाओ भाई, लंबी डोरी से लटक गए। आगे क्या बोला है, गोले पर उस न्यूनतम बल यानी कम से कम फोर्स का मान बताइए, लीस्ट फोर्स का, जो इसकी निम्नतम स्थिति यानी जहां है उससे 30 सेंटीमीटर ऊपर इसको स्थिर रखेगा। इसको 30 सेंटीमीटर ऊपर ले जाना है, तो कुछ लोग ऐसे उठा के ऐसे रख देंगे। देखो, कभी भी फोर्स किसी चीज को ऊपर उठाना है ना, तो हाथ पे उठाने के बजाय इसको तुम अगर फोर्स इस पर ऐसे लगा दो ना, ऐसे, तो ये अपने आप ऊपर उड़ जाएगा, नहीं उठेगा। तो तब गोला कहाँ चला जाएगा, फोर्स लगते ही, फोर्स लगते ही गोला क्या होगा, गोला, गोला कैसा हो जाएगा, फोर्स लगते ही गोला क्या करेगा, फोर्स लगते ही गोला ऐसे 30 सेंटीमीटर ऊपर जाने लगेगा। मैं दिखाता हूं कैसे, देखिएगा। अब ये यहां से अपनी स्थिति से देखिए 30 सेंटीमीटर ऊपर चला गया है, ठीक है ना। कितनी लंबी रस्सी से लटका है, 100 न्यूटन का है, और बोला है कि अपनी न्यूनतम 30 सेंटीमीटर ऊपर रखना है इसको। लंबी रस्सी वस्सी कुछ नहीं दिया है, ये बोला है यहाँ पे हम लोगों से कि भाई साहब जो मेरी स्थिति है ना, वो ये नई जगह पहुंच चुकी है, और ये पहले की तुलना में, पहले की जो स्थिति थी उससे 30 सेंटीमीटर ऊपर है। ये दूरी, चूंकि फोर्स लगाने पर ये दूरी 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर। और बल कैसे लगा होगा इस पर, बल हमेशा देखो ये जो लगा है ना, तुमने ये जो बल लगाया है यहाँ पे एक, आप बल को हमेशा ध्यान रखिएगा वो लंब रूप ही काम करेगा। तो बल हमेशा ऐसे लगा रहेगा, यानी अगर मैं इसको लिखूं तो सच में कहूं तो ऐसे लगा रहेगा, लंब रूप। यानी यही जो पी फोर्स इसको ऊपर ले गया है ना, तुम जैसे कोई लटकी हुई चीज को ऐसे ऊपर उठाते जाओ तो ये ऐसे ऊपर उठेगी, बल भी तुम्हारा उसी के हिसाब से। तो यही पी फोर्स यहाँ पर लगा है। आपको बोलना है कि कितना बल ये पी होगा, जैसे मैं कम लगाऊंगा तो नहीं जाएगा, थोड़ा और ऊपर ले जाने के लिए फोर्स, और ऊपर ले जाने के लिए, और कितना बल लगाऊं पी, पी क्या होगा, ये 30 सेंटीमीटर ऊपर रुका रहेगा। गोले का अपना जो भार है, गोले का अपना जो भार है, गोले का अपना जो वेट है यहाँ से, वो वेट 100 किलो न्यूटन है, ये ध्यान दें। ये वेट यहाँ पे 100 किलो न्यूटन, यानी ये पहले भी 100 न्यूटन था एक्चुअली, 100 न्यूटन था, यानी 10 किलो लगभग, 100 न्यूटन, यानी इसको कह सकते हैं 100 न्यूटन। अब यहाँ पर एक पॉइंट बना, आपको ध्यान आ रहा होगा, एक पॉइंट बना, और यहाँ पर एक फोर्स बाहर लगा है, जो डोरी में तनाव, रस्सी है उसमें तनाव आएगा, और एक पी फोर्स लगा, और एक 100। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे, क्या हमसे पूछा कि वह पी का वैल्यू हमको चाहिए, ये पी हमको चाहिए भाई, ये पी हमको चाहिए जो हम लोग को यहाँ पर दिया गया है। क्या क्या तरीका है जो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस तरह से, चलिए अब इस पे, लेकिन ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर एक ये 100 न्यूटन है, ये पी चाहिए, ये अगर क्यू आपका माना डोरी में तनाव है, यानी टेंशन है इसमें, तो इस टेंशन को हम लोग निकाल सकते हैं, बशर्ते हमको ये 3 एंगल मालूम होने चाहिए। आपको मालूम होगा ये 4 फोर्स है, एक एक के बीच का एंगल, रुकिए एंगल को मैं दूसरे कलर से कर दे रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। इसको हम लोग 3 एंगल कौन से, एक एंगल इन दोनों बलों के बीच का चाहिए, एक इन दोनों बलों का, और एक इन दोनों बलों का, ये तीनों एंगल चाहिए। लेकिन एक दिक्कत है यार इसमें, एंगल कहाँ से आएगा, कोई एक तो मालूम होना चाहिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, बिना इस रस्सी की लंबाई के, क्योंकि जैसे ये लंबाई मालूम चलेगी ना, तो उसमें से 30 सेंटीमीटर घटा लेंगे, तो ये और ये के आधार पे एंगल आ जाता। ये रस्सी की लंबाई गिवन होनी चाहिए निश्चित रूप से,
ये क्वेश्चन में देखिए दिया नहीं है 100 किलो न्यूटन का एक लंबी डोरी द्वारा लटका है, ये गलत बात है, ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ये क्वेश्चन नहीं लग पाएगा। देखो अभी तुम धीरे धीरे ये समझोगे कि एरर कहाँ है डाटा में। अभी के लिए मेरी बात मानो, ये क्वेश्चन लग नहीं पाएगा जब तक कि या तो चित्र दिया हो, या तो चित्र दिया हो, या तो बताया गया हो कि उस डोरी की लंबाई कितनी है। डोरी की लंबाई यदि नहीं मालूम है, जो कि क्वेश्चन में नॉट गिवन है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर डोरी की लंबाई दी होती कुछ भी यहां से, तो जान लो इतना लंबा है, ये लंबाई तो वही, जब तुम गोले को यहां से वहां ले जाओगे तो ये लंबाई तो बदलेगी नहीं रस्सी की। तो जब ये नहीं बदलेगी, मान लो ये कुछ लंबाई का है, वो जब ऊपर गया है तो ये 30 सेंटीमीटर ऊपर गया है, तो इसका मतलब है कि इसकी लंबाई में पूरी में से तुम 30 सेंटीमीटर घटाना, यहां से यहां आएगा, फिर ये पता चलेगा, ये एंगल पता चलेगा, ये 90 है, तो फिर ये भी एंगल पता चल जाएगा। जैसे ये एंगल पता चला अल्फा, उसकी मदद से बाकी एंगल हम लोग फटाफट 90 वाला निकाल लेंगे, फिर ये भी सब निकलेगा और वही लामी थ्योरम लगा के सॉल्व हो जाएगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते एक डेटा मिसिंग है, लेंथ ऑफ रोप, यानी ये डेटा मिसिंग है जहां से क्वेश्चन आया है। मैं एक बार चेक कर लूंगा, आप लोग इसको अगर आपकी बुक वगैरह से ही लिया गया है, ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक वगैरह से ही बनाए जा रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वहां लेंथ गिवन होना जरूरी है, ठीक है ना। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ता हूं, ऐसा जरूर नहीं है, मैंने आपको हिंट कर दिया कि यदि लंबाई दी हो तो क्या करना है। तो थोड़ा एक क्वेश्चन है जो होमवर्क ले लीजिए आप हमसे, तो इसको करिएगा सॉल्व, बताइएगा कैसा लगा। और ये लगभग लास्ट है, अब अगर वीडियो आप लोग की डिमांड आई न्यूमेरिकल की तो होगा, नहीं तो अब हम लोग अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग अगले चैप्टर के लिए एक्साइटेड हैं तो फटाक से कमेंट डालिए वीडियो में, यहाँ सर अब अगला चैप्टर स्टार्ट करिए। आप न्यूमेरिकल लगाते रहिए, मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ, न्यूमेरिकल कठिन आसान सब आपकी किताब में है, लेकिन मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ कि न्यूमेरिकल के साथ साथ थ्योरी भी तैयार रखिए। थ्योरी लिखने की आदत नहीं होती बच्चों में फर्स्ट ईयर में वो इंटरमीडिएट की तरह न्यूमेरिकल लगा रहे होते हैं, हर मैथ का न्यूमेरिकल, फिजिक्स का न्यूमेरिकल, लेकिन इंजीनियरिंग में न्यूमेरिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, पहले ही आप ये जान लीजिए। तो इसको आप नहीं समझेंगे, एक आध दो बार जब झटका लगेगा तब समझेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।